हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इस वीडियो में हम इस फुल चैप्टर को कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस बताने हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सी होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पर सिटीजन डायरेक्टली वोट देते हैं ऑन लॉज एंड पॉलिसीज़ में। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जिसके अंदर सिटीज़न इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देकर अपने बिहाफ से। ठीक है, इसके अंदर तो वोट दिया जा रहा है कि अपने किसी कैंडिडेट को, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाए, चुना जाए। इसके अंदर इलेक्ट करा जा रहा है रिप्रेजेंटेटिव्स को टू वोट ऑन लॉज एंड पॉलिसी ऑन देयर बिहाफ। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? सिटीजन मेड डिसीजन डायरेक्टली थ्रू वोटिंग। इसके अंदर सिटीजन जो होते हैं डायरेक्टली डिसीजन बनाते हैं वोटिंग के जरिए, और इसके अंदर डिसीजन बनता है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो बनाते हैं। इसके अंदर सिटीजन डिसीजन बनाते हैं यहाँ पर जिनको चुना गया है वो रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन को बनाते हैं। यहाँ पर सभी सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है डिसीजन मेकिंग की। और यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ही अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो डिसीजन मेकिंग करें। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन कैन बी मेड क्विकली थ्रू डायरेक्ट वोटिंग। इसके अंदर जो डिसीजन होते हैं डायरेक्टली बन पाते हैं वोटिंग के जरिए यहाँ पर, और जल्दी बन पाते हैं। और डिसीजन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर थोड़ा लंबे समय लेता है और इसके अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल ज़्यादा होता है। ये जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी थोड़ी कम कॉम्प्लेक्स है, लेस कॉम्प्लेक्स है, यानी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखाई नहीं देती है डिसीज़न बनाने में। और जो डिसीज़न बनाए जाते हैं वो सिटीजन से के द्वारा डायरेक्टली बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर डिसीज़न मेकिंग मोर कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इनके यहाँ पर जो डिसीज़न है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं। तो आपने जाना कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर तो आप वोटिंग के जरिए सिटीज़न ही काम कर रहा है, और यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही का रोल ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इलेक्शन। यहाँ पर सिटीज़न जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, उसको ही इलेक्शन कहा जाता है। फिर आता है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। यहाँ पर दो मेथड बताए गए हैं इलेक्शन करवाने के। एक तो होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसे FPTP कहा जाता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर अगर कोई भी कैंडिडेट एक वोट भी ज़्यादा ले आता है अपने अगेंस्ट खड़े हुए कैंडिडेट के खिलाफ, तो उसको जीता हुआ मान लिया जाता है। इसको ही फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरा जो सिस्टम है, मेथड है, वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। इसके अंदर पार्टी के मेंबर्स वोट देते हैं। ईच पार्टी फील्स इट्स कोटा ऑफ सीट बाय पिकिंग दोज मैनी ऑफ इट्स नॉमिनीज फ्रॉम द प्रेफरेंस लिस्ट। यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो है जीते हुए कैंडिडेट जो है वो यहाँ वोट दे रहे हैं, और इसके अंदर तो वोट दे रहे हैं जो सिटीज़न है। पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के अंदर जो जीत के आ चुके हैं कैंडिडेट वो ही वोट दे रहे हैं, जिसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PR। इसके अंदर सपोज करो कोई सुनील नाम का व्यक्ति है, मेंबर ही है वो,
जो कि कैंडिडेट के लिए जो भी खड़ा हुआ है उसको प्रेफरेंसेस देता है कि मैं चाहता हूं कि कैंडिडेट बी पहले नंबर पे आए, कैंडिडेट ए डी 2 नंबर पे आए, कैंडिडेट ए 3rd नंबर पे आए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 4th पे आए और कैंडिडेट सी 5th पे। तो उसने अपनी प्रेफरेंसेस बता दी कि मैं किसको पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे चाहता हूँ। इस तरीके से सभी कैंडिडेट अपना अपना वोट यहाँ पर देते हैं और जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है वही इसके अंदर जीता हुआ मान लिया जाता है। तो आपने देखा कि एक था फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम और एक था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, FP, TP और PR, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि इलेक्शन प्रोसेस ऑफ राज्यसभा। इलेक्शन कैसा होता है राज्यसभा के अंदर, जो अभी आपने PR पढ़ा, जैसे मैंने बताया था, जीते हुए कैंडिडेट यहाँ पर लड़ रहे हैं, अंदर उनको प्रेफरेंस दी जा रही है, जीते हुए कैंडिडेट इधर यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं, अपने प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो राज्यसभा में भी ऐसा ही होता है, यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, हर किसी को एक एक वोट देने का राइट है हर किसी को। जैसा मैंने आपको भी एग्जाम्पल के जरिए बताया था, ये रहा बैलेट पेपर, ये भी एक बैलेट पेपर ही है। तो यहाँ पर राज्यसभा के अंदर ही वो अपनी रैंकिंग देते हैं। राज्यसभा के अंदर जो मेंबर जो इलेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली बाय द पीपल, राज्यसभा मेंबर आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल, दैट इज बाय द MLAs। अब ये कैसे हो सकता है कि राज्यसभा के मेंबर इलेक्टेड कैसे होते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि जो वोटर होते हैं, सिटीजन जो होते हैं, वो अपने MLA को यहाँ पर इलेक्ट करते हैं, अपने MLA को यहाँ पर चुनते हैं और वो MLA राज्यसभा में जाकर एक कैंडिडेट को जो राज्यसभा का मेंबर बनेगा उसको चुनते हैं इनडायरेक्टली। तो जनता ने यहाँ पर, पीपल ने, सिटीजन ने यहाँ पर किस तरीके से राज्यसभा में वोटिंग करी, इनडायरेक्टली तौर से। अगर वो डायरेक्ट वोट करते, जैसे कि डायरेक्ट आपके यहाँ का कोई MLA है उसको वोट करने जाते होते, वहाँ पर CM का तो वो नाम नहीं लिखा होता ना, जिस जगह पर जहाँ पर वोट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी में उसी कैंडिडेट का नाम लिखा होता है, आप उसको वोट देते हो जाकर, तो वो होता है कैंडिडेट, तो वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। अगर जब आपने चुन लिया अपने यहाँ का कोई कैंडिडेट और वो जीत भी जाता है, वो जाकर राज्यसभा में वोटिंग करता है, तो आपको चुनने का अधिकार किसको होता है, MLA, आप MLA चुनते हैं। विधानसभा के इलेक्शन में मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वोट इन द राज्यसभा। तो मेंबर जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी कि विधानसभा के मेंबर राज्यसभा के अंदर इलेक्शन करवाते हैं, देते हैं वोट अपना। और क्या होता है, एक एक वोट देने का राइट है सबको, तो उसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है, ईच MLA's वोट इज काउंटेड ओनली वंस। तो एक मेंबर को एक MLA को एक वोट देने का राइट होता है। टू विन अ राज्यसभा सीट अ कैंडिडेट शुड गेट अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स। और राज्यसभा सीट लेने के लिए कैंडिडेट को एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स चाहिए होते हैं, जो कि आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वोट्स या नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स प्लस में 1, जितनी भी राज्यसभा की सीट्स हैं उसमें एक ज़्यादा आनी ही चाहिए, तभी जीता हुआ माना जाएगा राज्यसभा के अंदर जिनकी वोटिंग हो रही है। तो ये था इलेक्शन प्रोसेस ऑफ राज्यसभा, तो जिसमें राज्यसभा का मेंबर कैसे चुना जाता है वो दिखाया गया है। फिर है जो अभी हमने पढ़ा ही था, FP-TP और PR, इन दोनों में क्या कंपैरिजन है उसको देखना पड़ेगा। तो जो है FP-TP के अंदर जो होता है एक स्मॉल एरिया आता है, स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट्स आती है FP-TP में, जैसे कि जो हो सकती है कॉन्स्टिट्यूंसीज या डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं। इनको डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसीज में, ज्योग्राफिकल यूनिट्स के अंदर। पर PR के अंदर अलग अलग स्टेट से आते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने। जैसे PR में होता है MLAs आते हैं अलग अलग स्टेट्स के, तो वैसे ही MLAs आते हैं अलग अलग स्टेट से, वैसे ही PR के अंदर तो वो वोट करेंगे ही, क्योंकि राज्यसभा का इलेक्शन भी PR के उसमें होता है। तो यहाँ पर लार्ज जोग्राफिकल एरिया
की ज़रूरत होती है। इसके अंदर एंटायर यानी कि पूरी की पूरी कंट्री आ जाती है एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पीआर के अंदर। और एफपीटीपी में एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। एफपीटीपी में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जैसे कि एमएलए को, पर यहाँ पर पीआर के अंदर मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, पर यहाँ पर एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव चुने जा सकते हैं। एफपीटीपी के अंदर वोटर्स वोट फॉर अ कैंडिडेट, वोटर किसको वोट करते हैं, कैंडिडेट को, पर पीआर के अंदर वोटर वोट देते हैं पार्टी को। और यहाँ पर अ पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट इन द लेजिस्लेचर, अ पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर। यहाँ पर सीट्स ज़्यादा होती है, वोट्स कम होते हैं, यानी कि सीट ज़्यादा हो सकती है वोट से, पर यहाँ पर एवरी पार्टी गेट सीट्स, यहाँ पर हर पार्टी सीट्स पाती है लेजिस्लेचर के अंदर इन द प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ द वोट्स। यहाँ पर वोटों को ध्यान में रखते हुए एक पार्टी सीट्स को पाती है। यहाँ पर जो फॉर्मूला भी यूज़ होता है वो होता है कैंडिडेट हु विन द इलेक्शन में नॉट गेट मेजॉरिटी वोट्स, कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन में नॉट गेट मेजॉरिटी वोट्स। इसके अंदर कोई मेजॉरिटी वोट्स की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर पीआर के अंदर कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट मेजॉरिटी वोट्स, यहाँ पर मेजॉरिटी वोट्स की ज़रूरत है या मेजॉरिटी वोट्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो एफपीटीपी का एग्जांपल है जो हमारे इंडिया में है, एक इंडिया है, इंडिया के अंदर एफपीटीपी को शामिल किया गया है, यानी कि ये वाले सिस्टम को माना जाता है। और यूके के अंदर भी, और पीआर माना जाता है इज़राइल और नीदरलैंड के अंदर। तो ये था एफपीटीपी और पीआर के अंदर डिफरेंस। नेक्स्ट है व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द एफपीटीपी सिस्टम, इंडिया ने एफपीटीपी सिस्टम क्यों अडॉप्ट करा। यहाँ पर सिंप्लिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बताई गई है। जो पीआर सिस्टम का जो इलेक्शन है वो एक कॉम्प्लिकेटेड है, पर जो एफपीटीपी का है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट कैन वर्क इन स्मॉल कंट्रीज बट इट्स अनसुटेबल फॉर अ सब कॉन्टिनेंटल कंट्री लाइक इंडिया। छोटी कंट्री के लिए ये यूज़ हो सकता है पीआर, पर बहुत बड़ी कंट्री लाइक इंडिया के लिए यूज़ नहीं हो सकता। फॉर कॉमन वोटर्स द एफपीटीपी सिस्टम ईजी टू अंडरस्टैंड, एक कॉमन वोटर के लिए एफपीटीपी सिस्टम को समझना ईजी है। वोटर्स हैव टू सिंपली चूज अ कैंडिडेट ऑफ पार्टी वाइल वोटिंग। इसके अंदर जो है वोटर्स हैं अपने कैंडिडेट को इजीली चूज कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं किस पार्टी के कैंडिडेट को चूज कर रहे हैं, करना है। वोटर्स में गिव इंपॉर्टेंस टू आइदर द पार्टी और द कैंडिडेट और स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन बोथ। पर जो इन द पीआर सिस्टम के अंदर वोटर्स वोट फॉर पार्टीज, यहाँ पर वोटर वोट करते हैं पार्टी को, एंड रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन एज ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी लिस्ट, और रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं पार्टी लिस्ट के जरिए। जो भी पार्टी बताती है इन मेंबरों को चुनना है, तो वोटर्स जो उनके वोटर्स हैं पीआर के अंदर वो उसी को चुनते हैं। एज अ रिजल्ट नो वन इज़ रियल रिप्रेजेंटेटिव। इसमें फिर जो रियल रिप्रेजेंटेटिव होता नहीं है, क्योंकि जो कैंडिडेट होता है वो पार्टी पहले ही बता देती है कि किसको चूज़ करना है तुमको। पर एफपीटीपी के अंदर वोटर्स अपनी पसंद का कैंडिडेट चूज़ करती है। वोटर नो एंड कैन अप्रोच द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड कैन ऑल्सो होल्ड दैम अकाउंटेबल। और मतलब अपनी पसंद का भी चुन सकती है, उनको पता है किसको चुनना है और अकाउंटेबल है वो। नेक्स्ट है स्टेबल गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले ये फील करते हैं कि पीआर सिस्टम एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। पीआर सिस्टम में नॉट प्रोड्यूस क्लियर मेजॉरिटी, और पीआर सिस्टम जो है एक क्लियर नहीं करता है क्लियर मेजॉरिटी को। सिंस सीट्स आर allotted in legislature on the basis of the vote share, the FPTP system
अलाउज करता है लार्जेस्ट पार्टी कॉलिशन को, यहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी को भी अलाउ करता है, वो कॉलिशन को भी अलाउ करता है गवर्नमेंट बनाने के लिए मेजॉरिटी के साथ। एफपीटीपी सिस्टम मोर देन पीआर सिस्टम ऑफ शेयरिंग वोट में गिव द एफपीटीपी सिस्टम देयरफॉर प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और एफपीटीपी जो है एक स्टेबिलिटी देता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को। थर्ड पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट है ये, वाइड रिप्रेजेंटेशन। FPTP system encourage representatives of different communities to win election in locality। FPTP system encourage करता है रिप्रेजेंटेटिव्स को अलग अलग कम्युनिटीज से, यानी कि कोई भी कैंडिडेट अलग अलग कम्युनिटी एरिया से आ सकता है। पर जो PR सिस्टम में वुड लीड ईच कम्युनिटी टू फॉर्म अ नेशन वाइड पार्टी इन इंडिया, और एक कम्युनिटी को बनाता है जो नेशन वाइड पार्टी होती है इंडिया में, सिंस द नेशन इज़ फुल ऑफ डाइवर्स ग्रुप। और जो नेशन डाइवर्स ग्रुप में होता है, यानी कि PR सिस्टम के अंदर अलग अलग जगहों से पूरे नेशन से आते हैं वोटिंग करने, जो कि MLAs होते हैं। फिर है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकसभा में 84 सीटें रिज़र्व की गई है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 सीट रिज़र्व की गई है शेड्यूल ट्राइब के लिए, यानी कि ST के लिए। आज के समय में यानी कि 2020 के बाद से लोकसभा की टोटल सीटें 543 हो चुकी है। और जो लोकसभा की सीट है जिसमें रिज़र्व की गई है SC और ST की सीटें, लोकसभा में SC और ST की सीटें जो रिज़र्व की गई है वो आर्टिकल 330 यानी कि 330 के जरिए दे रखा है रिजर्वेशन। और आज अमेंडमेंट के बाद ये बढ़ता ही जा रहा है, जो कि 2030 तक 2030 तक ये बढ़ चुका है। तो यहाँ बहुत से कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे कि 8th अमेंडमेंट में जब हुआ तो 1970 तक पहुँच गया था इनका रिजर्वेशन कि इतनी सीट रहनी चाहिए, और आज के समय में 2030 तक ये बढ़ चुका है कि SC की सीट 84 होगी लोकसभा में, और SC की सीट होगी 84 और ST की सीट होगी 47। और जो रिप्रेजेंटेशन होता है लोकसभा के अंदर बेस्ड होता है पॉपुलेशन पर, जैसे कि यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ से 80 सीटें आती हैं। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें यूपी से आती हैं, उत्तर प्रदेश से आती हैं, और एक एक सीटें क्योंकि जनसंख्या मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में कम है, इसलिए यहाँ से लोकसभा का एक एक मेंबर ही आ पाता है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली से 7 लोकसभा के मेंबर आ पाते हैं। फिर आती है बारी डेलिमिटेशन कमीशन की। ये डेलिमिटेशन कमीशन क्या करता है, ये कि कौन कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व करेगा, कौन डिसीजन लेगा, और जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज को कौन खींचेगा, ये सब काम डेलिमिटेशन कमीशन करता है। डेलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और डेलिमिटेशन कमीशन काम करता है मिलकर इलेक्शन कमीशन के साथ। और ये अपॉइंट क्यों किया जाता है, ये अपॉइंट इसलिए किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को खींच सके कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ रही है और उसी में किस किस के इलेक्शन होंगे। तो डेलिमिटेशन कमीशन एक एरिया तैयार करता है, अलग अलग एरिया को बाउंड्री बनाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहलाती है। और a quota of constituencies to be reserved in each state is fixed depending on the proportion of SC/ST in that state। और एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में कोटा होता है SC/ST का, ये भी जो देखा जाता है कि स्टेट में कितना कोटा मिल रहा है SC/ST को, तो वो भी डेलिमिटेशन कमीशन देखता है। और आफ्टर ड्राइंग द बाउंड्रीज बनाने के बाद, खींचने के बाद, डेलिमिटेशन कमीशन looks at the composition of population in each constituencies।
और डेलिमिटेशन कमीशन देखता है पॉपुलेशन इन ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज, किसकी कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कितनी पॉपुलेशन आ रही है। दोज कॉन्स्टिट्यूंसीज दैट हैव द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन आर रिजर्व फॉर एसटी, और जिसमें ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब होंगे वो सीटें, वो कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कर दी जाएगी एसटी के लिए, मतलब उसमें सीटें दे दी जाएगी। और वहीं दूसरी ओर शेड्यूल कास्ट के लिए डेलिमिटेशन कमीशन ने दो चीज़ें बताई हैं, दो थिंग्स बताई हैं। इट पिक्स कॉन्स्टिट्यूंसीज दैट हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, ये पिक करती है ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज को जो हायर प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट को बताती है। बट इट ऑल्सो स्प्रेड दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज, पर यह स्प्रेड करती है ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज को इन डिफरेंट रीजन ऑफ द स्टेट, बट ये डिफरेंट रीजन और स्टेट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसीज को बताती है। दिस इज डन बिकॉज द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जनरली स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द कंट्री, क्योंकि शेड्यूल कास्ट एससी कास्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसके जरिए ही डेलिमिटेशन कमीशन अपने उनके लिए भी रिजर्व करता है कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर सीटों को। दीज इज द कॉन्स्टिट्यूंसीज कैन बी रोटेटेड ईच टाइम द डेलिमिटेशन एक्सरसाइज अंडरटेकन, कभी भी इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को रोटेट किया जा सकता है डेलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। तो ये था डेलिमिटेशन कमीशन। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि आर्टिकल 326 के द्वारा लिया गया है। आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है कि 18 ईयर्स या उससे ऊपर के सिटीज़न को वोट देने का राइट है, और ये एज 1989 से पहले 21 ईयर्स हुआ करती थी। और फिर आता है राइट टू कॉन्टेस्ट, यानी कि किसको इलेक्शन लड़ने का राइट है। जिसकी लोकसभा के अंदर इलेक्शन अगर किसी को लड़ना है तो उसकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, तभी लोकसभा का इलेक्शन लड़ा जा सकता है। ऐसे ही हर एक के लिए एज क्राइटेरिया बता रखा है। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा के अंदर जो एज होती है इलेक्शन लड़ने की 35 ईयर्स, 30 ईयर्स तक 30 साल तक पूरी कर चुका होना चाहिए। लोकसभा में 25, राज्यसभा के अंदर 30, और प्रेसिडेंट के लिए एज होती है 35 साल, तो उस समय में इलेक्शन लड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है आपको पता ही है, हर एक एरिया में स्टेट के अंदर इलेक्शंस करवाता है इलेक्शन कमीशन, और सही से किस तरीके से कंडक्ट हो इलेक्शन, वो सब काम फेयर इलेक्शन करवाने का इलेक्शन कमीशन को जाता है। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को पावर ये मिलती है कि वो किस किस का इलेक्शन करवाए। तो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। तो आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन को पावर मिल रखी है कि वो किस किस का इलेक्शन करवाए। ये सारी पावर इलेक्शन कमीशन को 324 आर्टिकल के तहत मिली हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देयर इज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन एवरी स्टेट, जो असिस्ट करा जाता है इलेक्शन कमीशन के अंदर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन एवरी स्टेट के अंदर। यानी कि इलेक्शन कमीशन में जो होता है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी होते हैं जो अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, हर स्टेट्स में होते हैं, जो कि द इलेक्शन कमीशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शन। बट इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि वो लोकल बॉडी के इलेक्शंस कराए। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो काम करता है इंडिपेंडेंटली, यानी स्वतंत्रता से इलेक्शन कमीशन में काम करता है।
और द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन आइदर बी सिंगल मेंबर और मल्टी मेंबर बॉडी। जो इलेक्शन कमीशन की जो सिंगल मेंबर भी हो सकता है, मल्टी मेंबर बॉडी भी हो सकती है। 1989 तक इलेक्शन कमीशन में सिंगल मेंबर थे, उसके बाद उसके अंदर अपॉइंट किए गए 1989 के बाद मल्टी मेंबर। उसके बाद कमीशन रिवर्ट टू इट्स सिंगल मेंबर स्टेटस, दोबारा से वो सिंगल मेंबर स्टेटस में आए। 1993 में 2 इलेक्शन कमिश्नर वन वंस अगेन अपॉइंटेड एंड कमीशन became मल्टी मेंबर एंड हैज़ रिमेन मल्टी मेंबर सिंस देन। 1993 के बाद फिर से वो कमीशन वो जाते हैं मल्टी मेंबर, और अब तक वो मल्टी मेंबर में ही हैं। इलेक्शन कमिश्नर क्वालिफिकेशन एंड रिमूवल। इलेक्शन कमिश्नर की क्या क्वालिफिकेशन है? द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ CEC एंड इलेक्शन कमिश्नर। CEC का मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बता रहे हैं। दे आर अपॉइंटेड फॉर 6 ईयर्स, 6 साल के लिए चुना जाता है इलेक्शन कमिश्नर को, जिसकी एज 65 तक हो सकती है। विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो 65 एज हो जाए या 6 साल पहले हो, 6 साल पूरे हो जाए, यानी कि जो भी पहले हो, चाहे वो 6 साल तक काम कर रहे हैं और वो पूरे हो चुके वो हो जाए, या उनकी 65 साल तक उम्र पूरी हो जाए, तब तक फिर वो उस पोस्ट से हट जाते हैं। द CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन हटाए जा सकते हैं बिना किसी एक्सपायरी के, चाहे वो 65 साल पूरे ना हो या 6 ईयर पूरे ना हो, अगर प्रेसिडेंट चाहता है तो। इफ़ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मेक सच अ रिकमेंडेशन विद स्पेशल मेजोरिटी। प्रेसिडेंट तो साइन करते ही हैं, पर सिंपल मेजोरिटी अगर आ जाती है, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है, वो हट जाते हैं। दिस is done to ensure that ruling party cannot remove a CEC। रूलिंग पार्टी नहीं हटा सकती चीफ इलेक्शन कमीशन को, who refuse to favor it in election। The election commissioner can be removed by the president of India। जो इलेक्शन कमिश्नर है सिंपल स्पेशल मेजोरिटी से तो हटा ही जाता है, पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा लास्ट में उनको हटाया जाता है जब ये सारी चीज़ें हो जाती है सिंपल मेजोरिटी की। द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैज़ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस। उनके अलग अलग बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि वोटर लिस्ट रेडी करवाना और टाइमिंग बताना इलेक्शन की, या कब इलेक्शन होना है, कौन से एरिया में होना है, कहाँ किस तरीके का इंतजाम है, कितने लोग वहाँ पर ड्यूटी पे लगेंगे, ये सारे काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के होते हैं। और फिर यह इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, किस तरीके के इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स होने चाहिए कंट्री में हमारी, कि क्रिमिनल केस ना हो कोई किसी पर, जैसे कि देयर शुड बी स्पेशल प्रोविजन टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 1/3 वुमेन आर इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट असेंबलीज। एक तो ये रिफॉर्म होना चाहिए कि 1/3 वुमेन को इलेक्ट किया जाना चाहिए पार्लियामेंट में या असेंबलीज में। देयर शुड बी स्ट्रिक्टर प्रोविजन टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी इन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। और ये भी कंट्रोल किया जाना चाहिए कि मनी का, पैसों का यूज़ ना हो इलेक्शन के अंदर। द इलेक्शन एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय गवर्नमेंट आउट ऑफ स्पेशल फंड। तो इलेक्शन का जो खर्चा है खर्च किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि स्पेशल फंड से हो। और यहाँ पर जो मनी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में यूज़ हो रही है, तो ऐसा ना हो कि वो किसी को किसी को पैसा देकर वोट खरीदे, इसके लिए मना किया गया है। कैंडिडेट विद एनी क्रिमिनल केस शुड बी barred फ्रॉम contesting इलेक्शन इवन इफ देयर अपील इज पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। जो भी क्रिमिनल केस अगर किसी पे चल रहा है तो उसको इलेक्शन लड़ने का राइट नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट रिलीजन अपील इन द कैंपेन। अगर कोई अपने कैंपेन में कास्ट रिलीजन का यूज़ करता है वोट लेने के लिए, वो बैन हो जाना चाहिए पूरा का पूरा। There should be a law to regulate the functioning of politics parties and ensure that they function in transparent and democratic manner। और
दिस शुड बी अ लॉ टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिक्स पार्टी, और ये जो लॉ है रेगुलेट करना चाहिए फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिक्स पार्टी में, और इंश्योर करना चाहिए उनके फंक्शन को कि वो ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स लड़े या इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो और डेमोक्रेटिक मैनर के अंदर हो।